अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई गैर मामूली फैसला आया। पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी तारीख में ऐसा फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं आया, जब इलेक्शन कमीशन ने NA-75 के तमाम नताइज को कलअदम करार देते हुए दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चूंकि NA-75 में माहौल साजगार नहीं था, कत्लो गारत हुई, फायरिंग हुई और वोटर्स को हिरासा किया जाता रहा, तो इसी बात का नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो नताइज थे उनको कलअदम करार देते हुए दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया है, जो कि 18 मार्च को इंतखाबात होंगे। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स जो वहां पर इलाके में मौजूद थे, जिला लेवल पर और डिवीजन लेवल पर, उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई करने का इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो DPO थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मुअत्तल किया गया। इसके अलावा जो DC थे सियालकोट के, उनको भी मुअत्तल किया जाएगा। इसके अलावा SDPO और DSP को भी मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया। कमिश्नर और जो RPO गुजरांवाला है उनको जिला बदर, डिवीजन बदर करने का हुक्म भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया है। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी लिखा गया और पंजाब हुकूमत को भी कहा गया है कि इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को भी सम्मन किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि उनकी जानिब से गफलत बरती गई, जिसकी वजह से इलेक्शन के लिए कंड्यूसिव माहौल, एनवायरनमेंट नहीं बन पाया है। इसलिए उनको जवाबदेही के लिए, वजाहत के लिए 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में तलब किया गया है। हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी नौशीन इफ्तिखार साहिबा, उनकी जानिब से सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई थी कि 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जानी चाहिए, चूंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, अगवा हो गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का मौकिफ बदला है, तब्दील हुआ है और फिर मुस्लिम लीग नून ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि चूंकि उस इलाके में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं था वोटर्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, इसलिए वहां पे असरे नो पोलिंग होनी चाहिए, जिसको PTI ने मुस्तरद कर दिया था। और PTI की जानिब से कहा गया था कि जिन पोलिंग स्टेशन के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात है मुस्लिम लीग नून के, उन्हीं पर ही दोबारा पोलिंग कंडक्ट होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं की जानी चाहिए। इमरान खान साहब का भी हमने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने भी कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस प्ली को नहीं माना गया। इससे पहले PTI ने ये कहा था कि कोई भी फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आएगा, हम उसको मिनो अन तस्लीम करेंगे और ना सिर्फ तस्लीम करेंगे बल्कि उसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अब PTI की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेगा और ना सिर्फ ये करेगा बल्कि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आज जो इमरान खान साहब की लाहौर में मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आला पंजाब से, बैरिस्टर अली जफर साहब से, अली असद मल्ली साहब से और दीगर जो PTI के रहनुमा थे उनसे, उन मुलाकातों में ये तय पाया है कि इलेक्शन कमीशन ने जिन अफसरान के खिलाफ इंतजामी कार्रवाइयों का हुक्म दिया है उस फैसले को भी चैलेंज किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन की इस हुक्म के खिलाफ जाया जाएगा कि उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि ये फैसला हुकूमत के खिलाफ आया है, चूंकि हुकूमत की प्ली ये थी कि वहां पर किसी किस्म की धांधली नहीं हुई है, इसलिए 20 पोलिंग स्टेशन पर तो दोबारा इंतखाब हो सकता है, लेकिन सारे जो हल्का है उस पर इंतखाब नहीं हो सकता। तो अब देखना ये होगा कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है या नहीं है। क्या कहा था PTI के रहनुमाओं ने कि अगर फैसला आता है NA-75 के हवाले से री पोलिंग का भी, तो उसको सरेखम तस्लीम किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम पुरुमीद हैं। 3 बजे का हमें वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। इसी सॉर्ट से हम अपने शो का आगाज करते हैं। मेरे साथ आज बहुत ही जबरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं। अहमद जवाद साहब सीनियर रहनुमा हैं PTI के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मजहर अब्बास साहब सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आजम नज़ीर तारड़ साहब, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। इलेक्शन कमीशन का फैसला तो आपने तस्लीम कर लिया, जो मुतालबा था वो आपका पूरा हो गया, तो अब ये जो 23 पोलिंग स्टेशन की एप्लीकेशन आपकी तरफ से आई थी, आप उस मुतालबे से क्यों मुकर गए, क्यों फिर गए? नहीं, मुकरे बिल्कुल नहीं है।
एप्लीकेशन, आप अगर उस एप्लीकेशन को स्क्रीन पे दिखा सके, वो रात 3 बजे के करीब एक हैंड रिटन दरखास्त है जिसमें उन्होंने सिर्फ तलाश गुमशुदगी की इतला दी है इलेक्शन कमीशन को कि इतने जो पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो लापता हैं और उनकी कोई खबर नहीं है 5-6 घंटों से। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो 218(3) आईने पाकिस्तान की शिक के तहत फेयर, फ्री, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए और उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट के मुतअद्दिद दफात हैं उनके तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। लेकिन याद रहे कि जब टेकअप किया गया इलेक्शन कमीशन में इस मामले को तो उन्होंने रिजल्ट रोक दिया और साथ में तस्दीक कर दी कि इतने बंदे तो गायब हैं और सिरे से उनका सुराग नहीं मिला और फिर वो इतने बजे बरामद हुए, उन्होंने नोटिस कर दिए। तो मीनवाइल PMLN की जो कैंडिडेट हैं नौशीन इफ्तिखार साहिबा, उन्होंने एक और दरखास्त दायर की, उसके साथ रिकॉर्ड फाइल किया। तकरीबन 200 से और 300 के दरमियान एफिडेविट्स दिए गए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, जूं इतलात आई और साथ में जो मीडिया की रिपोर्ट्स और क्लिपिंग्स थी उस दिन की वो इनेक्स की गई। आप ही के टीवी चैनल्स ने जो सारा दिन दिखाया किस तरह वहां पे फायरिंग्स हो रही हैं, कत्ल हुए, मुस्लिम लीग नून के भी एक कारकुन और उनके 2 अजीज जख्मी हुए, कई जगह पे फायरिंग्स हुई, पोलिंग का अमल सुस्त किया गया। और मेतला साहब, एक ये जो ऑफिसर्स के बारे किया गया फैसला, इसमें 2 दफा इलेक्शन से पहले, कोई 2 हफ्ते पहले और फिर कुछ 6-7 दिन बाद, क्योंकि मेरी अपनी ड्राफ्टेड एप्लीकेशंस हैं, उसमें जो पुलिस की हाई हैंडेडनेस है और खास तौर पे एक ऑफिसर का बार बार जिक्र आ रहा है, जुल्फकार अली विर्क का, जो DSP संबड़ियाल थे, उन्हें डस्का के DSP को जबरी रुखसत पे भेज के उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया और उन्होंने वहां पे एक कैंपेन शुरू की और फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने इंटरवीन किया। सेक्शन 10 के तहत उन्होंने उनको रिमूव करवाया। वहां से रिमूव होने के बाद उन्हें सियालकोट में SPCA ये लगा दिया गया और डस्का फिर उन्हें एंटर कर दिया गया। बिल्कुल सही। तो इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार अदारा है, आईनी उनका किरदार है। उन 5 मेंबरान ने बैठ के ये सारा मटीरियल एग्जामिन करने के बाद वहां पे रीपोल ऑर्डर किया है कि ये पूरे अमूमी हालात ही इतने तकलीफ थे कि यहाँ पे शफाफ इलेक्शन जो है हमारी नजर में नहीं हुआ। और ये पहली दफा नहीं हुआ, कई दफा पहले भी मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं लतीफ खोसा साहब, इन्होंने बहुत इलेक्शन का काम किया हुआ है। ये इन्हीं के किए हुए कई केसेस हैं जिनमें पार्शियल या मुकम्मल रीपोल को ऑर्डर किया गया। तो ये कोई पहली दफा नहीं, हमारे पिछले इलेक्शंस में मेरे हल्के में हाफिजाबाद NA 103 में पहले इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग के लिए दरखास्त कबूल की और उसके बाद जब उन्होंने वो सारा मटेरियल तीसरे दिन एग्जामिन किया RO का, तो उन्होंने पूरे हल्के में रीपोल ऑर्डर किया और वो ऑर्डर अपहोल्ड हुआ था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। जी बिल्कुल। अयाज सादिक साहब वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। लतीफ खोसा साहब, सादिक साहब भी हाफिजाबाद का भी मैटर है जो कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के फौरन बाद टेकअप कर लिया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लतीफ खोसा साहब, मुनज़्ज़म धांधली थी कि जुल्फिकार साहब को एक दफा हटाया जाता है फिर उनको रीपोस्ट कर दिया जाता है, तो क्या नजर आ रहा है? देखें, वाज़े तौर पर ये मुनज़्ज़म धांधली ही है, क्योंकि अगर आप जरा ज्यादा तफसील में जाएं तो इलेक्शन कमीशन के यानी एक दफा फोन चीफ सेक्रेटरी और IG सुनने के बाद उन्होंने फोन ही बंद कर दिए और जबकि ये उनकी जानिब से कहा गया कि आधे घंटे तक हम आपको बताते हैं, क्योंकि उनको शिकायत ये की गई कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है 20 या 23 वो गायब हो गए हैं बमाए बक्सों के और उनका जो है सेल्फ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और उनकी जो स्कॉश या जो भी था वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वहाँ उस जानिब से। तो ये लम्हा फिक्रिया है और शिकायत के अंबार आ रहे थे कि ये किधर गायब हो गए, किधर चले गए। तो ये जाहिर है आइसोलेशन नहीं है। देखिए, अगर आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को देखें जिसमें ये फरीकैन सारे रिप्रेजेंटेड थे, यानी PTI के भी और हुकूमत के कारिंदे रिप्रेजेंटेड थे उसमें, ये नहीं कि एक तरफा ये फैसला है। उस फैसले में आप देखिए कि किन किन लोगों को मुअत्तल किया गया है। कमिश्नर तक, डिविजनल कमिश्नर तक के खिलाफ एक स्ट्रिक्चर आया और IG और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो IG और चीफ सेक्रेटरी जाके बता दें कि हमें तो जी ऊपर से हुक्म था या हमें चीफ मिनिस्टर का या हमें मोहतरम इमरान खान साहब का हुक्म था। भुट्टो के खिलाफ तो ये वादा माफ गवाह बना सकते हैं।
हमारा एक पोलिंग स्टेशन से एक बक्सा एक कैंडिडेट ने उठाया था। भुट्टो साहब का सारा वो इलेक्शन जो है कलअदम करार दे के उनको अंदर करके बाद में एक झूठे मुकदमे में फांसी तक दे दी गई। लेकिन लतीफ खोसा साहब, ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है ना कि बक्से उठाने वाले कौन थे या प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने वाले कौन थे। वो पीटीआई के लोग तो नहीं, हो सकता पीटीआई के लोग ना हो। अच्छा, अब इतना तकाफले आरमाना अच्छा नहीं होता है। मुझे बताएं कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। 80% और 90% वहां टर्नआउट उन पोलिंग स्टेशन पे 20 पे आ रहा है, और वो जो लीड थी बाकी 325 की या 50 की, वो लीड को भी जो है रेज किया गया, और उसके ऊपर भी 7,000 वोट, यानी 13,000 तो उनका टोटल वोट था, 20 पोलिंग स्टेशन था, और उसमें 11,000 एक उम्मीदवार को मिल रहा है जो पीटीआई का है, और 2,000 दूसरे को तफन्नन तबाह के लिए दिया जाता है, और वो 4,000 का डेफिसिट भी खत्म हो जाता है और 7,000 की जीत है। तो ये इतना भी देखिए ना बल्द मत समझिएगा पाकिस्तान के अवाम को। वो जाहिर है कि एक एमपीए जिसके हल्के के ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो एमपीए किनका है, तो ये सारे अगर आप ताने बाने मिलाइएगा तो ये अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये मुनज़्ज़म धांधली थी। अब ये यही नहीं रुकेगी बात। देखें, ये पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार से मुस्लिम लीग नून ने खड़ा किया था, सारी पार्टीज ने, जिस तरह पीडीएम ने हमें बाकी हलकों में जहां हमारे उम्मीदवार से सपोर्ट किया था, इसी तरह हम पीडीएम को हमने पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमातों ने सपोर्ट किया। तो इसलिए ये मुश्तरका है, हमारी मुश्तरका ये मुतालबा होगा कि इस पे इसकी तह तक जाना चाहिए। और ये हमारी नजर में आपकी लीडरशिप ये क्लेम कर रही थी कि उनके पास सबूत मौजूद है, लेकिन वो सबूत इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं अभी तक करवाए गए हैं। सुभान अल्लाह, धांधली का कोई सबूत होता है? मुझे एक बात बताएं, क्या आप मेरे साथ बैठ के, यानी अगर आप साजिश करेंगे, ए और बी साजिश करेंगे आपस में, तो क्या वो अपने मुखालिफ ग्रुप सी को बिठा के जो है साजिश करेंगे? खोसा साहब, पीडीएम की लीडरशिप ये कह रही है कि हमारे पास सबूत मौजूद है, एविडेंसेस हैं। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है। मैं आजम नजीर तारिर साहब से भी पूछता हूँ, पहले आप जवाब दीजिए। ओके फाइन, अगर उनके पास है तो जरूर देंगे, जिन के पास है जरूर देंगे, क्योंकि देखिए आजकल तो हर एक के हाथ में कैमरा है, हर एक के हाथ में जो है ऑडियो वीडियो दोनों चीजें हैं, कैमरे में हर चीज जो है आ जाती है, और बल्कि आप बाहर और बैठ के और दूर बैठ के भी आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और सब कुछ मॉडर्न गैजेट्स इतनी जो है वो आ गई हैं, जिनके पास है वो जरूर पेश करेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि देखिए इलेक्शन कमीशन का बहुत दलेराना फैसला ठीक हो गया। बिल्कुल, आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। खोसा साहब, मजहर अब्बास साहब, ये फैसला आपको किस तरह से गैर मामूली लगता है? आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी अथॉरिटी असर्ट की है और पहली दफा नजर आया कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है? शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ होता यही है कि फैसला अगर मेरे हक में आता है बहुत अच्छा होता है, मेरे खिलाफ आता है तो बहुत बुरा होता है। फैसला मेरे हक में आता है तो वो इदारा गैर जानिबदार होता है, मेरे खिलाफ आता है तो वो इदारा जानिबदार होता है। तो पहले तो सियासी जमातों में ये कंसेंसस पैदा हो कि इलेक्शन कमीशन पर फिर एतमाद का मुत्तफ़िक़ा तौर पे इजहार किया जाए। अब कल अगर फ़र्ज़ करें कोई एक फ़ैसला आता है जो आपके नज़दीक फैसला दुरुस्त नहीं है, तो क्या उसको उस इलेक्शन कमीशन से फैसले से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन को फिर जानिबदार कहा जाएगा? क्योंकि अगर कोई इलेक्शन कमीशन आज गैर जानिबदार है तो जाहिर है वो कल भी गैर जानिबदार होगा। तो ये तो एक तो मेरा ख्याल है सियासी जमातों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उन्हें कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी चाहिए गैर जानिबदारी और जानिबदारी पर। बाकी अभी आप देखें कि यहाँ तीनों जमातों के जो है कायदीन और लीडर्स मौजूद हैं। अभी सेनेट में क्या हुआ पंजाब में, ये इतनी कशीदगी डस्का में नजर आई, लेकिन इतना इत्तेफाक राय सेनेट में पंजाब असेंबली में नजर आया। मजहर भाई, मेरे नजदीक तो ये मुकमुका था पंजाब में जो भी हुआ। नहीं चले, मुकमुका में अगर आप सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गई तो अपनी, लेकिन ये क्या नजरिया ज़रूरत था, कोई चमत्कार था कि क्या चीज़ हुई, इतनी टेंशन में इतना ऐसन जो है वो कंसेंसस पे पहुंच जाना, इस पे अलग बात होगी। लेकिन मेरे ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन ने जिस पॉइंट पे
जो मुझे पॉइंट मैंने पिक किया है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कि वो फजा नहीं थी, सियासी फजा कि जिसमें ये इंतखाबात हुए। अब उसकी जिम्मेदारी खुद इलेक्शन कमीशन को भी लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो एनवायरनमेंट पैदा करें। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, क्योंकि कुछ तब्दीलियां अगर एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्शन अनाउंस होने के बाद हुई हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो हुई हैं तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त इन चीजों का नोटिस लिया था या नहीं लिया था। मजहर भाई, जिन इंतजामी जो ओहदेदारान थे उन्हीं से उन्होंने करवाना था सारा काम, उन्हीं से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उन्होंने बनवाना था, लेकिन वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। वो तो लग रहा था जैसे क्राइम्स के साथ मुनज़्ज़म धांधली का हिस्सा है। नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि मैं इस चीज को भूल रहा हूँ, लेकिन जो डेथ्स हुई हैं वो तो इससे पहले हुई है ना, पोलिंग डे पे तो नहीं हुई है। पोलिंग डे पर डेथ्स 2 जो हुई हैं वो पोलिंग डे पर हुई हैं। अच्छा सॉरी, मुझे रजिस्टर्ड, लेकिन जी हाँ मैं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन देखिए असल चीज क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो कुछ चेंजेस हुई हैं उससे पहले, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद उस पर ना जब मुझे नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून ने या पीटीआई ने या पीपल्स पार्टी ने उस पर अपना कोई प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया, कोई कंप्लेंट भेजी, कोई एप्लीकेशन भेजी या नहीं भेजी उसके ऊपर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आप इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करें। तो इलेक्शन कमीशन को अपने ऑफिसर्स को भी जिम्मेदार उसमें ठहराना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कि उन्होंने वो फजा नहीं बनाई। ये तो इलेक्शन की पोलिंग के बाद की बात है ना कि वो ऑफिसर्स राब्ते में नहीं आ रहे थे। ठीक है, पोलिंग के दिन तो आ रहे थे ना। काउंटिंग के वक्त ये प्रॉब्लम हुई कि काउंटिंग के वक्त जब ये पता चला प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हो गए या गायब हो गए या लापता हो गए, उसके बाद आपने राब्ता किया। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल। अहमद जवाद साहब, इलेक्शन कमीशन का ये फैसला हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराया गया है कि उसने धांधली की है, चूंकि हुकूमत के खिलाफ फैसला आया है। देखिए मेतला साहब, मैं तो इस डिस्कशन को इस तरह से देखूंगा कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जिसके तहत इदारे जो हैं वो एक इंडिपेंडेंस के साथ एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत अदारों के ऊपर को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही। उसमें चाहे वो फैसले हमारे हक में आते हैं या हमारे खिलाफ आते हैं, अदारों में ये कैपेसिटी मौजूद है। अदारे अब इतने आज़ाद हैं कि वो अपनी सोच के मुताबिक, अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उसको अपनी जो अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो देखें, ये एक बदलते हुए पाकिस्तान का सिनेरियो है। इसको हम इतना डूम्सडे सिनेरियो बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चार्जशीट दे दी। इलेक्शन कमीशन ने एक डिसीजन किया। आप देखें, वो क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो अंपायर आउट दे देता है, तो बैट्समैन के पास ये ऑप्शन होती है कि वो उस फैसले के खिलाफ थर्ड अंपायर से अपील जो है वो करता है, और अगर थर्ड अंपायर भी उसको दे देता है आउट तो वो चला जाता है, और अगर थर्ड अंपायर उसको सेकंड लाइफ देता है तो वो भी एक फैसला है। तो ये इसमें हमें इतना नहीं, पहले तो आप कह रहे थे कि आप थर्ड अंपायर के पास जाएंगे नहीं, लेकिन अब आपने फैसला किया कि आप जरूर जाएंगे। देखें, ये भी कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। आप बदलती हुई सूरत हाल है, जैसे भी हमारे भाई भी बता रहे थे, PMLN के मुख्तलिफ स्टांस जो बीच में बदलते रहे, जाहिर है कि वो जो इन्फॉर्मेशन उनको आ रही थी उसके मुताबिक। अहमद जवाद साहब, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज़म नज़ीर तारिर साहब, ये एतराज़ तो बहरहाल हुकूमत का जायज़ है कि जब फैसला आपके हक में आता है आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, जब खिलाफ आ जाता है तो आप जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक ये तो जनरल स्टेटमेंट है
बात यह है कि हर मुकदमे के अपने हकायक होते हैं और उसने जाहिर है उन फैक्ट्स के ऊपर डिसाइड होना है। तारिक साहब, हमने फॉरेन फंडिंग केस और फैसल वावडा के केस में, दोनों केसेस में हमने देखा है कि पीडीएम की सारी लीडरशिप इलेक्शन कमीशन को एलर्ज करती रही है। क्यों कर रही है? कभी उन वजूहात की तरफ भी देखे ना कि वो केसेस जो हैं, फैसल वावडा का केस जो है वो तकरीबन अब उन्हें इलेक्ट हुए 2.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इसी तरह जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो बरस से वहां पे पेंडिंग है। तो वहां पे हक बजाना में लोग अगर उंगलियां उठाएंगे, मैंने तो कल भी एक जगह पे बैठे हुए बात हो रही थी, मैं बल्कि मुबारकबाद पेश करता हूं इलेक्शन कमीशन को ऐसे फैसलों पे जो बर वक्त हो रहे हैं। और उसमें मैं समझता हूं कि जो हुकूमत और अपोजिशन ने इस दफा जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को वहां पे मेंबर भेजा है, नॉमिनेट किया है, पहले ये टोटल रिटायर्ड जजेस का एक क्लब बना हुआ था और जाहिर है जो लोग फील्ड में काम करते हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से लेके फेडरल सेक्रेटरी तक वो सारे मराहल देखे हैं, उन्हें पता है गड़बड़ कहाँ पे होती है, उनका इंतजामी तजुर्बा है। इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी हैं निसार दुरानी साहब सिंध से, और जो बलूचिस्तान से JUIF के नॉमिनी हैं जनाब शाह मोहम्मद जतोई साहब जो कि अराकीन हैं, उन्होंने बड़ी एक्टिव वकालत की है। वो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, बार काउंसिल्स में भी रहे, पाकिस्तान बार काउंसिल में भी रहे। तो उन लोगों का जो सड़क का तजुर्बा है वो बार क्या, वो समझते हैं कि मरूजी हालात क्या होते हैं। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उस सारी बात हो रही थी कि आपने स्टांस बदला, शहादत नहीं दी। आप खोसा साहब से पूछ रहे थे, मैंने खुद वो फाइल प्रिपेयर की है हमने बैठ के, जिसमें ये सारा मटेरियल लगाया और इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। और इलेक्शन कमीशन ने आज खुद भी, क्योंकि सेक्शन 10 मैं उन एविडेंसेस की बात कर रहा था जिसकी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने इशारा किया था कि हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, कुछ एजेंसीज ने ये सारा किया है। और फिर आपकी लीडरशिप ये बात भी करती रही है कि एक फार्म हाउस की वीडियोस भी आपके पास मौजूद है जहां फिरदौस आशिक अवान साहिबा और दूसरी पीटीआई की लीडरशिप मौजूद थी और वहां पे रिगिंग करवाई जा रही थी। वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है वीडियो जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा वाली है। इसी तरह देखिए, आज जैसे खोसा साहब ने कहा जमाना बदल गया, हर बंदे के हाथ में, हर आम शहरी भी अब रिपोर्टर है आजकल के, उसके हाथ में एक मोबाइल है, उसमें कैमरा है, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। यहाँ पे वो रिकॉर्ड करते हैं, वहां यूट्यूब पे डालते हैं और पलक झपकते में वो हजारों लाखों लोगों की समातों की और नजरों की के सामने आ जाता है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो काम है, मैं समझता हूं उन्होंने ये इंश्योर करना था इलेक्शन ठीक हो। उन्होंने वर्ड यूज किया कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। अब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद है। वो पुरअमन नहीं था, वहां पे वीडियोस आई, टीवी पे चला, कत्ल तो हुए पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग की गई। डस्का शहर को 5 दफा स्लो किया गया क्योंकि वहां पे ताकि किसी वजह से टर्न आउट कम रहे और कम वोट पड़े। और ये सेंट्रल पंजाब के इलेक्शंस के हिसाब से ये मुनासिब टर्न आउट था भी नहीं। और फिर उसको जिस तरह से कवर अप करने की कोशिश की गई, ये एक प्लान्ड अफेयर लगता है कि जो 11-12 हजार की लीड थी उसको एक ही हल्का के करीब के पोलिंग स्टेशंस के लोगों को गायब करके और फिर उसको मीटअप करने के लिए ये सारा किया गया। जो आपकी कैंडिडेट हैं नौशीन इफ्तिखार साहिबा, उनके ट्विटर अकाउंट के मुताबिक सिर्फ 3000 वोटों की लीड थी और उसी को मीट किया गया। वो इसलिए 11-12 हजार की लीड नहीं थी। नहीं, मैं करता हूं, जो फॉर्म 45 इनके पास इकट्ठे आए, वो फॉर्म 45 जब कंसोलिडेट हुए तो उसके मुताबिक वो एक दफा 10,000 से एक्सीड करके गई हैं। और उसी पैनिक में फिर उन्होंने बंदे गायब किए और वहां पे टर्न आउट देखे ना। एक सबसे बड़ी मिसाल ये है बदनीति की कि आपके बाकी तो पूरे हल्के में टर्न आउट आ रहा है 26, 28, 30, 32, 26, 28, 30, 32 इस रेंज में। और फिर वहां पे चमत्कार होता है, उन सारे पोलिंग स्टेशंस में वो 80% से भी बढ़ जाता है और फिर वो सारों के सारों पे ही PMLN हार रही है और जो डिफरेंस है वो निकल के उसको वो आगे लेके जा रहे हैं। मैंने उसको थारोली स्टडी की है। वो 1-2 पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर 80 से अबव है टर्नओवर, अदरवाइज ऐसा नहीं है, सब पर नहीं है। और वहां पे उन 20 में से 4 या 5 पोलिंग स्टेशंस PMLN ने भी जीते हुए। साडे साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। खोसा साहब, कल तक तो पीडीएम की तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रही थी। आज इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट किया जा रहा है, हेल किया जा रहा है, चूंकि फैसला आपके हक में आ गया। नहीं देखें, अब आप जो मेरिट पे बात होगी हम उसी के मुताबिक करेंगे।
अगर फॉरेन फंडिंग जो है वो 7 साल से जो है पीटीआई के खिलाफ, जो हमने नहीं किया है, पीटीएम के किसी मेंबर ने नहीं किया है, बल्कि पीटीआई ही के अकबर उसमें उन्होंने किया है, तो वो जो है फूल प्रूफ केस है, ओपन एंड शट केस है, उसको 7 साल क्यों कर लग रहे हैं फैसला करने में। आप अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग है आपके पास आई है या आपके पास फॉरेन फंडिंग है, देखिए 2 किस्म की चीजें हैं। एक है फॉरेन फंडिंग, ठीक है, अगर एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी उधर काम कर रहा है, वो अपने किसी पार्टी या किसी कायद को देना चाहता है, भले दे, लेकिन ओपन एंड लाउड। इसी तरह दूसरा है प्रोहिबिटेड फंडिंग, जो आप किसी एनिमी स्टेट से या किसी कॉर्पोरेट कंपनी से या किसी हुकूमत से लेते हो, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है। इनके पास प्रोहिबिटेड फंडिंग इनको आई हुई है, जो ये कहते हैं कि क्यादत ने ली, लोकल लीडरशिप ने ली है। ओ भाई, लोकल लीडरशिप ने भी ली है तो आपके पास आई है पार्टी में, आप उसका फैसला तो कीजिएगा। देखें, इसलिए हमें एहतजाज, यकीनन हमने एहतजाज इस चीज पर किया था कि 7 साल से आप उसको लेकर क्यों बैठे हुए, आप उसका फैसला कीजिएगा। अब ये जो है, जाहिर है ये तो सारी दुनिया के, आपने मीडिया ने दिखाया, ओपनली फायरिंग हो रही है। खुद डार साहब कह रहे हैं जी मैं 4 घंटे पोलिंग के अंदर रहा हूँ, बाहर टर्न आउट, जिस तरह आजम नजीर ने कहा तारड़ साहब ने कि वो 28-30 है। आफ्ताब शबान मिरानी का केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने फैसला किया है, उन्होंने बेंच मार्क इसी इशू पर किया कि जहां 28-30 था और बाकी जो है वो 16 पोलिंग स्टेशन कच्चे के, वहां 80% से ऊपर था। उन्होंने कहा बेंच मार्क जो है बैलेटिंग का ये डिसप्रोपोर्शनेट है जो बाकी का हुआ है, उन्होंने कदम करार दे दिया था। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अप्रिशिएबल है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे मेरिट पर, लेकिन जहां वो गलत किया उन्होंने नहीं किया तो साल किया या गलत किया। खोसा साहब, अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि लाहौर हाई कोर्ट में 2 पिटीशंस डाली जाएंगी। एक पिटीशन जो अफसरान है उनके हवाले से जो फैसला आया उसके खिलाफ भी होगी। आप पार्टी बनेंगे, पीडीएम पार्टी बनेगी उस पे? देखिए, पहली बात तो ये है हुकूमत की, इसी से ही आप बदनीयती देखिए या इसमें जो है कंस्पिरेसी देखिए, हुकूमत हिस्सा है इस रिगिंग का। इसी तरह ये साबित होता है कि ये एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड किस्म की धांधली थी जो हुकूमती लेवल पर हुई है, तभी वो जा रही है। वरना हुकूमत का क्या काम है भाई, कैंडिडेट जाए, पीटीआई जाए, आप पार्टी बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सारी कैबिनेट क्यों फैसला करती है। यकीनन कैंडिडेट तो होगा ही, अगर पीएमएलएन चाहेगी तो हम जरूर उनके साथ मुआवनत भी करेंगे, शराकत भी करेंगे, मुआवनत भी करेंगे, और जितनी लीगल हमारे पास एक्सपर्टीज है हम उनके उस पर रखेंगे, सवाबदीद पर रखेंगे। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड किस्म की सिस्टमैटिक जो है ये धांधली है और ये टॉप तक जाती है, बिल्कुल होनी चाहिए इसकी तफ्तीश। ठीक हो गया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आजम नजीर तारड़ साहब, लतीफ खोसा साहब, मजहर अब्बास साहब, अहमद जवाद साहब हमारे साथ हैं। मजहर अब्बास साहब, एक तो ये बताइए कि मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि 19 फरवरी को हुआ क्या है, एक बात। दूसरी बात ये है कि धांधली हुई है, ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया है। ये फैसला हुकूमत के खिलाफ आया है या लॉ के हक में आया है? नहीं, हुकूमत के खिलाफ फैसले को हम नहीं कहते कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में फैसला हुआ है, हम उसको इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्यों मना रहे हैं। मतलब मैं फिर वही कहता हूँ ना कि 2018 के इलेक्शन हुए, पीडीएम का आज मौक़िफ़ ये है कि 2018 के इलेक्शन रिग्ड हुए थे। मुझे बताएं कि पीडीएम के उम्मीदवारों की कितनी पिटीशंस जो हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास हैं इस वक्त, और उन पे ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा फ्लॉ जो मुझे नज़र आता है कि उनके कानून में है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 4 महीने में फैसले करने होते हैं, लेकिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसले उतने अरसे में नहीं होते। अगर फर्ज करें 2018 के इलेक्शन के पे जितनी पिटीशन फाइल हैं, 2.5 साल हो गए ना, अगर उन पे सब पे फैसले नहीं हुए हैं तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक फैसले को हम पिक करके प्रेज और कंडेम शुरू कर देते हैं एक कमीशन को जी देखें हमने ये इदारे ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया है। उसमें जो बुनियाद है इलेक्शंस को फेयर
करने की, फ्री एंड फेयर करने की, वो रिक्वायरमेंट अब तक पूरी नहीं हुई है इलेक्शन कमीशन की। उनके पास पावर्स हैं, आप उठा के देख लें, उनके पूरे रूल्स उठा के देख लें, वो चाहें तो एक इलेक्शन को बहुत ही शफाफ बना सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती। और हम खुद पार्टियां तय करती हैं कि ये इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसकी कॉम्पोजिशन यही होगी, और फिर हम उसी को अक्यूज करते हैं। मतलब ये हमारे यहाँ एक दिलचस्प सिनेरियो है। 18वीं तरमीम के बाद हमने इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन में तब्दीली की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वीटो पावर खत्म कर दिया, हालांकि मेरे लिहाज से वो गलत हुआ था। लेकिन अब इस इलेक्शन कमीशन पे राइट और रॉन्ग आपको एतमाद करना पड़ेगा, उनको पावरफुल हैं वो, उन्हें असर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरी टेन्योर पोस्टिंग होती है तो फिर मैं पोजीशन ले सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। मजहर साहब, मुख्तसरन सा ये बताइएगा कि अब जो पीटीआई की जानिब से फैसला सामने आ रहा है कि जो अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी, इससे ये साबित नहीं होता कि ये सारी ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग हुई है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिकली प्लान्ड अफेयर था? पीटीआई कर नहीं सकती। देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा तो पंजाब गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ये तो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी पे। अब ये तो फैसला मेरा ख्याल है इतनी जल्दी थोड़ा सा हेस्ट में ले लिया पीटीआई गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये तो फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है, वो एक अलग बात होगी कि ये पिटीशन फाइल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो पंजाब गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। पंजाब की इंतजामिया को वो तब्दील हमें हर सूरत में करना पड़ेगा अगर इलेक्शन कमीशन कहेगा। ठीक हो गया। अहमद जवाद साहब, आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद होगा, हुकूमत अमल दरामद को यकीनी बनाएगी? देखिए मेतला साहब, इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक मैच में एक अंपायर ने अगर एक फैसला दे दिया है तो हम उससे इख्तलाफ इस हद तक तो कर सकते हैं कि हम अपील में चले जाएं, लेकिन ये है कि जब तक कोई अपील का फैसला नहीं आता वो फैसला अपनी जगह पे कायम है और हम उसको फुली रिस्पेक्ट करते हैं। और यही मेरा ख्याल है कि इस सारे सिनेरियो में जिसमें हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, यही इसका एक सबसे जो मैं समझता हूं कि एक अच्छा पॉजिटिव जो आउटकम है कि पाकिस्तान के अंदर अब इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है इदारों को। और लेकिन जो देखें एक राइट ऑफ डिफेंस होता है वो तो है ना, पीटीआई के पास है, गवर्नमेंट के पास है उम्मीदवार। आप ये तो ना करेंगे ना कि उसके खिलाफ एक फैसला हुआ है तो आप कहते हैं कि उसने अपने आप को डिफेंड भी नहीं करना। अब चूंकि फैसला वैसे अहमद जवाद साहब ये बताइए कि जो डीएसपी था जुल्फिकार अली, उसको फिर दूसरी दफा क्यों लगा दिया गया? एक दफा इलेक्शन कमीशन ने उसको हटाया और आपने नाम बदल कर उसको दोबारा से अपॉइंट कर दिया, ऐसा क्यों किया? देखें, ये अब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसको अब हम, मेरा ख्याल है वैसे आप ही ने किया था, स्पेकुलेट ना ही करें तो हुकूमत ने ही किया है, किसी और ने किया है? देखें, यही मैंने आपसे कहा ना कि हम इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, अब देखें इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर डिसीजन दिया है, होंगी चीजें सामने आ जाएंगी, वो हम ऐसे ही उसमें अभी स्पेकुलेशन करके हम चले वाइंड अप की तरफ मुझे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक हो गया। आजम नजीर साहब, ब्रीफली बताइए, जो प्रिसाइडिंग अफसरान गायब हुए हैं, अब मुकदमा उनके खिलाफ होने जा रहा है, उनको क्या मैक्सिमम सजा हो सकती है और उनके खिलाफ क्या दीगर ऑप्शंस हो सकते हैं? दो तरह की ये सिनेरियो बनेगा जी। एक तो इलेक्शन कमीशन के पास जो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत बड़ी वाइड पावर्स हैं, एक तो सेक्शन 10 के तहत उनके पास हाई कोर्ट वाली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं, वो उस सेट ऑफ ऑफिसर्स पे लग सकती हैं जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात की पाबंदी नहीं की। उन्होंने जब एक दफा एक बंदे को हटा दिया, उसको दोबारा तैनात किया, या टेलीफोन सुन के गायब हो गए, अफसरान की मैं बात कर रहा हूँ, वो सेक्शन 55 के तहत डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, वो खुद करके भिजवा सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, या सरकार को कह सकते हैं, और उसमें उनकी नौकरियां जाएंगी, उसमें उनको जुर्माने होंगे। ठीक हो गया। संगीन हो तो इवन जेल की सजाएं। बिल्कुल ठीक है। लतीफ खोसा साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, या सिर्फ सम्मन करेंगे और थोड़ी सी बाज पुरस करेंगे, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा?
जी नहीं, बिल्कुल उनके खिलाफ ये बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जो किसी अंदाज से 3 साल सजा हो सकती है इन्हें। और दूसरी बात ये है कि ये जो है, ये तो देखें सारी जमहूरियत का ढांचा ही इसी पर मुहित है। आर्टिकल 218 में शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेवारी है। और जब हुकूमत इस अंदाज से उन्हें प्रोटेक्ट कर रही, आई विश दे स्पिल द बीम्स। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर बता दें कौन इन्हें उठाकर ले गया था, और ये कमिश्नर साहब बता दें, और आईजी साहब के किसने इन्हें हुक्म दिया था। आई विश दे ये कौम के लिए, मुल्क के लिए। लतीफ खोसा साहब, आजम नजीर तारड़ साहब, अहमद जवाद साहब, मजहर अब्बास साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।